सो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज हम वापस आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ को लेके, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नए बैच के अंदर, जिसका नाम है कॉमर्स के चीते। अब इस बैच के अंदर मैं आपको पहले चीज़ें बता देता हूँ कि इसके अंदर आप उन बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिनके हाफ ईयरलीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उनको मैं स्टार्ट से पूरा बेस बनाऊंगा। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ रट्टा मारा है, जिन्होंने कंसेप्ट नहीं समझे हैं, उनके लिए भी है। और तीसरी चीज़, जिनके ऊपर से सब कुछ निकल गया ना, अब उस चीज़ को भूल जाओ, अब ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के रग रग के अंदर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ऐसे घुस जाए, ताकि आप कल को कोई भी, चाहे आप BCom, BBA, CA, MBA कहीं पर भी पहुंच जाओ ना, आप लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को कभी नहीं भूलोगे। दिस आई विल मेक श्योर कि आपका कोई डाउट ना रहे, आपको A to Z मैं कंसेप्ट समझा दूं। और मेरी तरफ से आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ भैया, जब भी मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँगा, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, जस्ट आप एक नोट कॉपी खोलो, उसमें नोट्स बनाना शुरू कर दो। मेक नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जितना आपको समझ आता है लिखो। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट डाउन करो, मैं उसको सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले डाउट लूँगा, पर्टिकुलर बच्चों के नाम ले लूँगा कि सर इन्होंने डाउट पूछे हैं बच्चों तुमने, मैं ये सॉल्व करके ही आगे बढ़ूँगा। तो अब एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए, देन वी विल स्टार्ट। चलो आ जाओ। अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बिजनेस स्टडीज़ का, जो आपके बुक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो चैप्टर नंबर आपके 1 to 8 है, जो पार्ट 1 आपका कवर कर रहा है, जो उसके अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है। जो बेसिक 5 फंक्शन आपके, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, वो पार्ट 1 में कवर किया गया है, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। बच्चों, मैं अभी बता रहा हूँ, इस चीज़ को हल्के मत लेना। 12th इज़ नॉट अ ईजी थिंग। इसके ऊपर आपका करियर काफ़ी डिपेंड करता है कि आगे आप क्या करना चाहते हो। द पीपल जिनको ये कंसेप्ट समझ अभी आ जाते हैं, जो किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, अब ये जो चीज़ें पढ़ोगे ना, कल को आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो, कल को कॉर्पोरेट में जाते हो, कल को चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हो, आप ये चीज़ें लाइव वहाँ पर परफॉर्म होते हुए देखोगे। सो बेटर ये है कि अभी चीज़ों को समझ लो, कल को आपको आराम से समझ आ जाएगा। सो वी विल बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1, जो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अब मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब बोलोगे, मैं बोलूँगा आपको व्हाट इज़ मैनेजमेंट, आप बोलोगे सर मैनेज करना लोगों को। वही है, लोगों को मैनेज करना, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, किसी और से अपना काम निकलवा लेना, काम करवा लेना। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके अंदर मैं काम कर, समझ लो अब ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वाली, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, रमेश सर काम कर रहे हैं, एडिटर्स हैं हमारे, कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए एक पर्सन हमने रखा होगा जो इनको मैनेज करता होगा सबको। तो वो जो मैनेजर है ना, उसके बारे में बताया गया है कि हाँ भाई, जो पर्सन हु मैनेजेस द थिंग्स आर कॉल्ड मैनेजर। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखोगे कि रेस्टोरेंट में मैनेजर होता है। कंपनी में जाते हो, वो बोलते हैं आपको सर प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, बाइक की सर्विस कराने जाते हो, कहते हो सर्विस मैनेजर अलग है। वो जो सब लोग हैं, दैट आर ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो सबके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल काम करते हैं। हो सकता है कोई बंदा इलाहाबाद से काम कर रहा है, हो सकता है कोई बंदा दिल्ली से काम कर रहा है, हो सकता है कोई बंदा जम्मू कश्मीर से काम कर रहा है, हो सकता है कोई इंसान हिमाचल से काम कर रहा है। अब जो सबकी अपब्रिंगिंग है, सबके वैल्यूज़ हैं, सबकी अपनी सोच है, सबके कुछ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उन सबको इकट्ठा एक जगह पे लेके आना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव कर पाए, वो ही मैनेजमेंट है। ऑलराइट, अब मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि अब इसके ऊपर एक एग्जांपल आपकी बुक में स्टार्ट किया गया है, तो उसमें से एक एग्जांपल मैंने उठाया है कि हाँ भैया, एक विमेन है स्मिता राय, जो सिक्किम में नामची गांव में पैदा हुई थी। वहाँ के एक एंटरप्रेन्योर है, शी इज़ 38 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने, उनका एक ही शौक, उनको शौक था कैंडल्स बनाने का, वैक्स के मॉड्यूल्स बनाने का, छोटे छोटे वैक्स से वो चीज़ें बनाती थी और अपने दोस्तों को गिफ्ट करती थी, जिसके लिए उनको अप्रिसिएशन भी काफ़ी मिलती थी। अब वो जो अप्रिसिएशन उनको मिलती थी, अब उन्होंने ना आसपास देखा कि मेरे गांव क्या ना इतना बैकवर्ड है, यहाँ पर जो विमेन है वो नहीं काम करती है, वो जॉबलेस है, वो पुअर फैमिली से हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकलती है। तो एक दिन वो 2012 में कहीं चल रहे थे। अब वो 2012 में चल रहे थे, तो उनको ना वहाँ पर एक इंसान मिला, वो हमारा बैंक का मैनेजर थे, अभिषेक लांबा।
तो उनको अभिषेक लांबा जी मिले हमारे, तो उन्होंने बोला कि ये जो बैंक था, ये कोई भी बैंक ले लो आप, चलो इधर NEDFI दिखा हुआ है, नामची ब्रांच के वो ना एक मैनेजर थे। अब उस मैनेजर को ना उनको उनसे बात की, उन्होंने सोचा कि यार मैं अपनी विमेन आसपास की औरतों के लिए अच्छा कर सकती हूँ, तो वो उधर गई बैंक में। तो उन्होंने बताया कि ना वो बैंक जो था ना, वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस ने बनवाता था, छोटे छोटे बिजनेस को लोन देता था ताकि वो लोग ग्रोथ करें और हमारी जो सोसाइटी है उसको डेवलप कर लें। तो उन्होंने बोला यार ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है, तो उनके पास गए, बोलते यार मैं अपना जो मेरा शौक है वैक्स का, कैंडल्स बनाने का, ये छोटे छोटे मैं वो आर्ट पीस बनाती हूँ ना, इसको यार मैं बिजनेस क्यों नहीं बना लेती, इसको मैं वेंचर क्यों नहीं बना लेती, बिजनेस और वेंचर एक ही चीज़ है। वो कहता है यार हाँ, तो इसके ऊपर ना वो जो बैंक वाले भैया थे हमारे लामा साहब, उन्होंने भी इसकी हेल्प कर दी। इसके बेस पे उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया। जो बिजनेस सेटअप हुआ उसमें उन्होंने जो अपने गांव की औरतें थी उन सबको वहाँ एम्प्लॉय किया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई ना, वो थी नामची कैंडल्स के नाम से, जिस दर अभी भी 100% विमेन काम करती हैं। और जो विमेन थी स्टार्टिंग में तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, बट एट अ टाइम अब जो क्रिटिसाइज़ वो कर गए थे उनको, लेकिन उसके बाद अब वो विमेन ऐसी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो एम्पावर्ड है और वो अच्छा काम कर रही है। बिजनेस सेटअप हो गया। अब जो हमारे स्मिता राय जी थी, अब उनको क्या काम था एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेज भी कर रही थी। वो क्या करती थी, नए नए ऑर्डर्स प्लान करती थी, मैनेज करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी फंड्स। अगर कोई नया ऑर्डर आए, दिवाली पे से डिस्काउंट देने हैं, दिवाली पे हमारी सेल ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हमें नए नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, रिक्रूटिंग करते थे। तो वेरियस फंक्शंस जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ वो स्टाफिंग कर रही थी, साथ साथ वो डायरेक्टिंग कर रही थी, उनको मोटिवेट कर रही थी लोगों को, और लास्टली वो चीज़ें कंट्रोल भी कर रही थी, कोऑर्डिनेशन भी दिखा रही थी। वो सब जो मैनेजर के फंक्शन है वो स्मिता राय जी कर रहे थे। इट मीन्स अब ये तो है नहीं ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्मिता राय की, नामची कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। आप अपने स्कूल में रहोगे तो वहाँ पर आप प्रिंसिपल को देखते हो, प्रिंसिपल भी तो ये चीज़ें कर रहा है। शी ऑल्सो प्लान्स, मैनेजेस, कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग शी डज। वो भी सब आपको हेल्प कर रही है करने में, वो भी तो सब आपके लिए कोऑर्डिनेशन से काम करने में हेल्प करवा रही है कि हाँ भैया आपका स्कूल अच्छे से काम करे, आप लोग वहाँ पढ़ रहे हो, आप लोग अच्छे डेकोरम में रहते हो, नए टीचर्स को रिक्रूट करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब भी तो हो रहा है। तो ये नहीं है कि हाँ भैया मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ वेरी वेरी ऑल परवेजिव फंक्शन जो हर जगह चल रहा है। तो जो मैनेजमेंट की इसके ऊपर इनको देखो ना, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइज, रिक्रूट, कम्युनिकेट, फीडबैक। वैसे ही स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स वगैरह हर जगह ये चीज़ें हो रही है। अब जो स्मिता का काम है वो ये सब चीज़ें कर रही हैं। दीज ऑल आर द फंक्शंस दैट अ मैनेजर परफॉर्म्स एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स जो मैनेजमेंट है इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। चाहे वो यूएस की ऑर्गेनाइज, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो जापान है, चाहे वो यूके है, हर जगह मैनेजमेंट हो रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रही है। हो सकता है तरीका अलग हो सकता है मेथड्स अलग अपना रहे हो, बट हो तो हर जगह रहा है भैया, हो हर जगह रहा है। सो इट मीन्स कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस is essential for all organizations so that individuals make their best contribution towards group objectives. Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज मैनेजमेंट और उसके साथ दिखा है व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट आर द फंक्शंस, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, कुछ पूछा जाए, अगर आप लोग स्टार्ट आंसर करते हो जैसे कि ये लिखा है अकॉर्डिंग टू कून्स या वी राइच, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups efficiently to accomplish selected aims. अगर आप ये डेफिनेशन लिख देते हो ना, आपका एक नंबर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक नंबर डेफिनेशन से सिक्योर हो चुका है। बिकॉज अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई डेफिनेशन लिखते हो इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन टू टीचर्स। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है तो डेफिनेशन में मुश्किल नहीं होगी। मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, ये तो हम कर ही रहे हैं बिजनेस के अंदर, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो ग्रुप में काम करते ही हैं, एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है आपको, गोल अचीव करने में हेल्प करता है ना, और गोल कौन अचीव करके, जो लोग हैं वो पीपल हैं, वो ग्रुप में काम करते हैं, वही लिखा हुआ है इधर। उसी के साथ अगर ये मुश्किल है, दूसरा लिखा है मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये क्रिटनर ने लिखी थी डेफिनेशन। अब इसके अंदर दो वर्ड्स हमने पढ़े, एक पढ़ा इफेक्टिव, एक पढ़ा एफिशिएंट।
इस चीज़ को हम लोग ध्यान से इस चीज़ को भी समझेंगे, ठीक है। इसको अभी आप ध्यान में रखो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट चीज़ होनी चाहिए आपको। मैनेजमेंट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये दो वर्ड्स है ना, जो इफेक्टिव एफिशिएंट, ये हर जगह सुनाई देगा। ये जो वर्ड्स है इसके ऊपर पूरी मैनेजमेंट आधारित है, इसके ऊपर ऑल द मैनेजमेंट कंसेप्ट प्रिंसिपल्स ऑल आर अंडर इट। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैनेजमेंट के बारे में पूरा पहले पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट इज एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेर एवर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे ऑल वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल। ऑब्वियसली सबका अपना अपना टास्क है। कोई बंदा एडिट कर रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई बंदा कंटेंट बना रहा है, कोई बंदा स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है, कोई मैं पीपीटीज कोई बना रहा है, कोई नोट्स बना रहा है आप लोगों के लिए, कोई हमारा यूट्यूब हैंडल कर रहा है, कोई अपलोडिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग कर। सब ये जो सबके टास्क अलग अलग हैं, बट सबका गोल क्या है? एजुकेट करना। आप लोगों को मजा आए ताकि आप वीडियोस देखो, मेरी वीडियो एडिट करेंगे, आप लोगों को मजा आएगा देखने में। ये जो सब है ये सब मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ये सारे एफर्ट्स को गाइड करती है कि अचीव हो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा गोल है। दस मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड इफेक्टिवनेस विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर तीन वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस है जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाएं। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं इसके बारे में एक डिटेल में हम समझते हैं तीन वर्ड्स क्या बोलना चाहते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो हमारे 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं उनको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ध्यान से सुनते रहो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या रिक्रूटिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलो करें ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाए, वो प्रोसेस बोलता है। दूसरी बात है इफेक्टिव होने की। इफेक्टिव का मतलब बेटा एक ही सिंपल सी बात है, आप गिवन टास्क को टाइम में कंप्लीट कर लो, मतलब कि टाइमली टास्क कंप्लीट करना। इफ जो बंदा टाइमली टास्क कंप्लीट करता है वो इफेक्टिव हो जाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चों आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, अगर आप रोज एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ोगे 10 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो बच्चा ये चीज फॉलो कर गया इट मींस दैट चाइल्ड इज इफेक्टिव, और जो नहीं कर पाया ही इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है। इफेक्टिव का मतलब है टाइमली टास्क कंप्लीट करना, कि इसका मतलब है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग द गोल्स। कि सही काम करना है सही तरीके। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हुए, अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे अभी चल रहा है, आप ध्यान से मेरे वर्ड सुन रहे हो ना, इट मीन्स कि आपके आसपास ना कोई भी डिस्टर्बेंस आप उसको अवॉइड कर रहे हो और आप चाहते हो इफेक्टिवली ये मैं वीडियो देखूं, और इफेक्टिवली आप सोचते हो कि 1 घंटे मेरे को ये वीडियो कंप्लीट करनी है। अगर आप 1 घंटे में करते हो इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। पहली चीज़ समझ गए, प्रोसेस हो गया, इफेक्टिव हो गया। अब तीसरा वर्ड हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है 2 तरीके से। एक होता है कम से कम इनपुट लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दो। फॉर एग्जाम्पल 2 हैं बंदे, एक ए है एक बी है। ऑलराइट, ए है उसको भी 100 रुपये दिए, बी है उसको भी 100 रुपये दिए। बोला ये गया है कि हाँ भैया आप दोनों ने सब्जी लानी है, वेजिटेबल्स लेके आओ घर के लिए। ए गया, ए 100 रुपये में 5 वेजिटेबल्स लेके आया, वेयरएस जो बी है वो 100 रुपये में 3 ही वेजिटेबल्स लेके आया। इट मीन्स हु वॉज मोर एफिशिएंट? ऑब्वियसली ये, बिकॉज उसने सेम इनपुट दोनों ने यूज करके, लेकिन इसका आउटपुट ज्यादा है, ये 5 सब्जी लेके आया। इट मीन्स ए इज मोर एफिशिएंट, कम से कम उसने रिसोर्सेज लगाए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला। एक ये तरीका एफिशिएंसी का। दूसरा एफिशिएंसी का मीनिंग ये है, एफिशिएंसी का दूसरा मीनिंग ये हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले आप 5 किलो रॉ मटेरियल यूज करके 50 किलो सामान बनाते थे, फाइनल गुड बनाते थे। अब ये हो गया आपने 4 किलो रॉ मटेरियल यूज करके 50 किलो निकाल दिया है। इट मींस आपने, अब आपका इनपुट कम हो गया है और आपका आउटपुट ज्यादा हो गया, तब भी आप एफिशिएंट हो। चाहे आप अभी की प्रोसेस में कर रहे हो, चाहे आप एक नई प्रोसेस में करके दे रहे हो, ये आप एफिशिएंट काउंट किए जाओगे। तो एफिशिएंसी का मतलब आ गया कि हाँ भैया, ये मिटा रहा हूं मैं, समझा आ गया होगा आपको। एफिशिएंसी का मतलब आ गया कि टास्क करेक्टली करना मिनिमम कॉस्ट के ऊपर,
If using less resources, more benefits are derived, then efficiency has increased. Efficiency is also increased when for the same benefit of outputs, fewer resources are used and less cost are incurred. मतलब कि पहले मैं एक फार्म पे 10 लोग काम करते थे, 10 फार्मर्स थे, 50 kg राइस उगाते थे. अब 8 फार्मर्स हैं, वो भी 50 kg राइस उगा रहे हैं. इट मीन्स दे आर एफिशिएंट. ऑल राइट, यही बात की गई है. अब देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है हमारा ना, ये जो दो वर्ड्स हैं, दे आर मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. दे आर हेड और टेल ऑफ अ कॉइन. कभी कभी होता क्या, देखो या हेड आएगा या टेल आएगा, हम दोनों साथ में नहीं ला सकते. कॉइन को ऐसे खड़ा नहीं कर पाओगे आप कि हाँ भैया दोनों साथ में आ गए. उसी तरह ये बात की गई, जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात की जाती है ना, इन दोनों में एक बिल्कुल बारीक सा फर्क है. कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाती है, एफिशिएंट नहीं हो पाती. और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो पाती है, इफेक्टिव नहीं हो पाती. इसके बीच में हमेशा एक दौड़ लगी रहती है. लेकिन एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को ये दोनों चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं, तभी वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट होती है. अब फ़र्क क्या है, देखो चलो भाई इधर से आपको बताता हूँ मैं फ़र्क कैसे बताता हूँ. मैं इसको मैं ऐसे समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. अब देखो, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैंने बोला इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा. ऐसे लिखते हैं ना, इनपुट इज लेस देन आउटपुट, कि इनपुट कम से कम करके आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा करना है. इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइमली अचीव करना है टारगेट. ऑल राइट. अब कभी कभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो जाती है. एफिशिएंट मतलब कि देखो, और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो जाए. इफेक्टिव मतलब टाइमली काम. एक मैनेजर को मैंने बोला भैया आपने एक साल के 1 ईयर में 5000 यूनिट्स बनाने हैं. ऑल राइट. अब हुआ क्या, मैनेजर साहब को बोला कि 5000 यूनिट बनाने. अब मैनेजर का काम क्या है, एक साल में मतलब कि 365 डेज में मुझे 5000 यूनिट बनाने हैं. अब हुआ क्या, प्लांट में देखते हैं वो लाइट बंद हो जाती है, बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस काफ़ी हैं, फेलियर है, लेकिन रात को काम सही चलता है, सुबह नहीं हो पाता. तो वो क्या करता है, मैनेजर ओवर टाइम करना शुरू कर देता है, ज़्यादा मशीन रात को चलाता है, वो प्रोडक्शन करता है. लेकिन एक साल के बाद वो 5000 यूनिट बना लेता है. लेकिन उसकी जो कॉस्ट उसने दिमाग में सोची थी ना, उन्होंने सोचा था कि 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन अब उस बंदे ने ना इसके ऊपर लगा दिए 15 लाख रुपए, क्योंकि रात को मशीन यूज़ कर रहा था, रात को लोग आ रहे थे, ओवर टाइम के पैसे देने पड़े, उसकी वजह से उसकी लागत 15 लाख हो गई. लेकिन उसने एक साल में काम कर दिया. ही इज़ इफेक्टिव. वो बंदा इफेक्टिव तो हुआ, बट वो एफिशिएंट नहीं हुआ, वहां पर वो ठीक है. अब देखो दूसरी जगह क्या हुआ, अब उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था, वहां पर उसको बोला गया कि आपने 5000 यूनिट बनाने हैं, 5000 यूनिट बनाने हैं आपने 365 डेज में, लेकिन आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे काम करने के लिए, आप कर लो. मैनेजर ने काम शुरू किया, उधर भी उसको सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लाइट की फ्लक्चुएशन, ये वो लेकिन उस बंदे ने ना ऐसा कुछ नहीं किया, रात को प्रोडक्शन नहीं की. वो बंदा दिन में ही करता, जितनी मशीन चली उसने एक साल में 365 डेज में उस बंदे ने 3000 यूनिट बना दिए. लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी उसकी वो लगी 2 लाख रुपए. मैनेजर बोलता यार तूने टारगेट तो अचीव नहीं किया, लेकिन तूने पैसा बहुत बचा दिया कंपनी का, तू एफिशिएंट काफ़ी है बट तू इफेक्टिव नहीं है. तो देखो, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन कभी एफिशिएंट होती है, कभी इफेक्टिव होती है. इसी जगह पे हमको ध्यान रखना है कि हाँ भैया हमको दोनों को साथ लेके चलना है. इस चीज़ की बात की है कि हमारे टाइमली टारगेट अचीव हो. उसके साथ साथ टाइमली टारगेट अचीव करना ही बड़ी बात नहीं, उसके साथ साथ हमारा इनपुट कम लगे, इनपुट कम से कम लगे, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो. ये दोनों को संभाल के चलो, फिर जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी. यही यहाँ पर लिखा है, प्लीज़ डू रीड इट. इधर यही चीज़ लिखी है कि मैनेजमेंट को क्या क्या करना चाहिए. यहाँ पर लिखा गया कि मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए गोल, इफेक्टिवनेस, रिसोर्सेज और एफिशिएंटली दोनों काम करना पड़ जाए, दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा. यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस विच इज़ द एम. मतलब कि लोग कहते हैं एफिशिएंट भी होगा तो इसका मतलब इफेक्टिव भी है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता. हाई एफिशिएंसी पे कभी कभी इतना फोकस चल जाता है, इफेक्टिव नहीं हो पाते लोग. इसकी वजह से मैनेजमेंट काफ़ी पुअर हो जाती है. पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस. यही पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है. डू रीड इट वंस. मैंने आपको वही आपको समझा दी है. ऑलराइट.
अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है सर मैनेजमेंट के, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है ये भाई। बस मेरी एक आपसे विनती रहेगी बच्चों, ये हेडिंग्स को मत भूलना यार। हेडिंग्स लिखी होंगी, आंसर बन गया। बहुत चीज़ें आपको हेडिंग में लिखी है, अगर हेडिंग याद हो गई ना, आप अंदर का कंटेंट खुद लिख सकते हो। मैं इतना श्योर करूंगा आपको ऐसा कंसेप्ट समझ दो, खुद से लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दोगे, बट हेडिंग नहीं भूलना। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट लोग काम करते हैं, उन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब वो सब एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव करने के लिए। तो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट बोलता है आज हमने 2000 लोगों को सर्विंग करनी है, 2000 लोगों का खाना बेचना है। तो अगर उन लोगों की प्रॉपर मैनेजमेंट होगी और उनका गोल भी सेट है 2000 लोग, तो वो लोग आराम से काम कर सकते हैं। मतलब 2000 लोगों के लिए खाना है उनके पास 2000 लोगों के लिए सर्वर्स हैं, उनके पास 2000 लोगों के लिए फूड प्लेट्स हैं, सिटिंग कैपेसिटी, वो सब कुछ होगा। ये बात आ गई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे कि एक मैनेजमेंट का गोल है कि उसको सेल इंक्रीज करनी है, एक का गोल हो सकता है कि वो एजुकेशन फ्री में देना चाहता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाएगा। वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट को, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेगा। ऑलराइट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, यूएसए, जापान, इंडिया, इंग्लैंड, कहीं पर भी चल जाओ, हर जगह ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर है, हर जगह कोई ना कोई बिजनेस इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, चाहे रेस्टोरेंट है, कहीं पर भी हैं, उन सब में मैनेजमेंट होती है। यूएसए में होती है, इंडिया में होती है, हर एक लेवल पे होती है, हर एक लेवल पे। चाहे आप देखो, नीचे आप देखते हो ना, कभी कभी आप गाड़ी की सर्विस कभी कराने गए हो, या कभी चलो रेस्टोरेंट गए हो, कभी डोमिनोज तो गए हो, मैकडोनल्ड्स तो गए हो, पिज़्ज़ा बर्गर खाने, वो तो जाते ही जाते हैं बच्चे। वहाँ जाते हो जब आप लोग, आप एक चीज़ देखो, आप क्यू में खड़े होते हो, ऑर्डर देते हो उनको लाइन में, वो आपका ऑर्डर को बुलाते हैं, आप ऑर्डर लेके आ जाते हो, या वो सेल्फ सर्विस, यहाँ जैसे मर्जी। आप देखो उनके बीच में कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप देखो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, आप देखो उन लोगों ने रिक्रूट किया है स्टाफ की, सफाई करने के लिए एक है, ऑर्डर लेने के लिए एक है, शेफ अंदर है, वो सब भी उन्होंने किया हुआ। तो इसका मतलब है सब सारे फंक्शन हर जगह होते हैं, ऑल परवेजिव है। अब डिपेंड ये करता है कि हो सकता है उनका काम करने का तरीका अलग हो, बट हर लेवल में मैनेजमेंट हो रही है, तो ऑल परवेजिव है। तीसरी बात ये की गई है, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। आप देख नहीं पा रहे हो मैनेजमेंट को, आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी इट बट यू कैन फील इट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट जाते हो, जैसे बैठते हो, आपके पास वेटर आता है, आपको पानी का ग्लास देता है। रेस्टोरेंट जाने से पहले गाड़ी पार्क करते हो, स्कूटी लगाते हो, पार्किंग वाले के पास कहीं पर स्कूटी लगाओगे, वो वैले पार्किंग वगैरह में वो गाड़ियाँ आपकी लगा देते हैं। फिर आप अंदर जाते हो, वहाँ पर आपको कोई दरवाज़ा खोलता है, आप आपको एक बंदा होता है, आपको टेबल पे बिठवाता है, बोलता है उस टेबल पे बैठ जाओ। आप टेबल पे बैठते हो तो आपको एक वेटर आता है, वो आपको पानी देता है, फिर उसके बाद वो आपको मेन्यू कार्ड देता है, आपको उसका स्पेशल ऑर्डर बताता है कि सर आजकल ये चल रहा है, फिर वो 5 मिनट के बाद मेन्यू लेके आता है कि सर आपको ये ऑर्डर चाहिए, फिर वो ऑर्डर देता है, फिर वो अंदर शेफ़ को बता, ये जो सब चल रहा है आपको, आप इसको महसूस कर पा रहे हो कि टाइमली खाना मिल रहा है, खाना टेस्टी था, आप उसको 5 स्टार देते हो, आप वेटर को कितनी टिप देते हो, ये सब आपने उस बंदे ने आपको करके दिखाया है। ये आप उसको ना मैनेजमेंट उसकी फील नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन उसका एम्बियंस वगैरह देख रहे हो कि यार कितना मज़ा आया बैठने। कल को मैं आपको बोलूंगा ना भाई मेरे कहीं खाने जाना, आप मुझे रेकमेंड करोगे, आप सर उधर जाके खाओ। दिस इज मैनेजमेंट, जहां पर अच्छी है वहां बार बार जाओगे। उसके साथ साथ वो एक इंटेंजिबल फोर्स आपको दिखेगी नहीं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल आपके अचीव कर रही है। हैप्पी कस्टमर निकल रहा है, वो सब आपको सर्विस दे के पता चल गया कि यार मैं बड़ा खुश हूँ। दिस इज ऑल मैनेजमेंट डस। फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मैनेजमेंट हमारा 3 जगहों पे मेनली काम करता है, 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला, इसको मैं कहता हूँ कैसे याद करता हूँ, देखो, वर्क पीपल ऑर्गेनाइज ऑपरेशन, मतलब कि WPO। वर्क का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम करने के लिए बैठी है, हर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम कर रही है, सब अपने अपने गोल्स अचीव करने में लगे हुए हैं, एवरीवन इज वर्किंग। तो मैनेजमेंट अगर होगी तो उनका काम इजीली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा, उनके गोल्स अचीव होने में ईजी होगा। वर्क समझ गए। दूसरा, पीपल। पीपल कौन है? जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो इंप्लॉयज हैं, दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हैं, द पीपल देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग आपकी हेल्प करते हैं आपके गोल्स अचीव करने में।
तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको एक लाइन ये याद रखनी है कि हाँ भैया, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबके अपने अपनी सोच है, अपने अपने गोल्स हैं। इट मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि उनको आप ग्रुप करके बनाओगे ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। तो वर्क पीपल हो गया। ऑपरेशंस जो है वो इंटरलिंक्ड है। ऑपरेशंस इज इंटरलिंक्ड विद पीपल एंड वर्क। हाउ? ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ बेसिक मोटो तो होता ही है, प्रोडक्ट एक देता है, या जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटो, हम एजुकेशन सर्विस देते हैं, वी प्रोवाइड यू एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन सर्विस है, हम ये क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव कर पाए। अब ये सर्वाइवल है, जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है जो हमारी, विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट टू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द कंजम्पशन। कि हाँ भैया, जब तक जैसे मैं इधर पीपीटी बना रहा हूँ, पीपीटी के बाद आपके हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर ये मैं प्रॉपरली करना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरी प्रॉपर मैनेजमेंट है तो मैं इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। ये सब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। ऑलराइट, फिर मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक टाइम नहीं होता। रेस्टोरेंट रोज खुलता है, रोज मैनेजमेंट होती है, रोज नई चीजें होती हैं, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। ये नहीं है कि आज प्लानिंग की कल नहीं की, रोज नया प्लान बनता है, रोज नए गोल सेट होते हैं, रोज हम अपने टारगेट के पास एक एक कदम पास पहुंचना चाहते हैं। ये चीज़ है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे फॉर्म अ ग्रुप, वो एक ग्रुप में काम करते हैं, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी कि डाइवर्स इंडिविजुअल डिफरेंट नीड्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जिनका डिफरेंट पर्पस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। कोई हो सकता है रिकग्निशन के लिए आया हो, कोई हो सकता है स्टेटस के लिए आया हो, कोई हो सकता है जॉब के लिए आया हो, कोई हो सकता है पैसों के लिए आया हो। ये सबके अपने, इन सबको मैनेजमेंट क्या है, जोड़ती है, साथ लेके आती है, और इन सबको मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है। उसके बाद लास्टली है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो है ना, एवरीडे न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस जो हमारा है वो आइसोलेटेड तो है नहीं। बिजनेस हमारा आइसोलेटेड का मतलब बंद कमरे में तो होता नहीं। बिजनेस हमारा आउटसाइड वर्ल्ड में होता है। उसको गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, जो सोसाइटी है, एम्प्लॉय, सब इफेक्ट करते हैं। सबको, सब लोग इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करती है बिजनेस को। तो इस वजह से मैनेजमेंट जो हेल्प करता है ना, वो डायनामिक फंक्शन एक इसलिए है क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो आपको एवर चेंजिंग, जो रोज एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसको डील करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बोलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, भैया ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोग नहीं यूज़ करते, ही इज़ वेरी रिजिड, वो मना करता है, वो ओल्ड एज है, वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, वो बोलता है सर मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, मना कर देता है, ये मशीन सर नहीं नहीं सर। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी ना, तो उसकी एक ट्रेनिंग करवा देंगे वो लोग उसकी हेल्प करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके दोस्त ग्रुप उसका समझाएगा, भाई कर ले, अच्छी चीज़ है ये, इससे तेरा ही टाइम बचेगा। तो दिस इज़ अ डायनेमिक फंक्शन के लिए काम करता है ये, कि मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। इट हैज़ टू ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया में जब लॉन्च हुआ था ना, यहाँ पर उसने काफ़ी मेन्यू अपना तोड़ दिया। कभी ऑनलाइन चेक करो, कोरिया का मैकडोनल्ड्स क्या क्या सर्व करता है, इंडिया का मैकडोनल्ड्स क्या सर्व करता है, यूएस का मैकडोनल्ड्स क्या सर्व करता है, बहुत डिफरेंस रहेगा। इवन तो इंडिया के अंदर दिल्ली का मैकडोनल्ड्स अलग सर्विंग करता होगा, जम्मू का मैकडोनल्ड्स अलग है, हिमाचल में अलग सर्व करता होगा, ये भी डिफरेंस है। कटरा मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पर नॉनवेज आइटम्स नहीं है। कटरा में वो कहते हैं भगवान है, वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है, तो वहाँ पर नॉनवेज आइटम्स नहीं बेचते वो लोग। मेन्यू क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज है ना, उनको पता है यहाँ पर लोग सारे बिना भगवान के लिए आए हैं, पूजा करने आए हैं, तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो लोग मैक्सिमम वेज ही खाएंगे, तो उन्होंने वेज मेन्यू रखा हुआ है। दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तीन है हमारे। जो तीन ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एक आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों को हमने पढ़ना है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना उन्होंने। स्टेक होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर, ओनर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, ये सब बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं ना।
कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, एम्प्लॉय उधर काम करते हैं, मैनेजमेंट जो टॉप मैनेज शेयर होल्डर ओनर उनको प्रॉफिट चाहिए, उन सबको इफेक्ट करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, दैट इज टू फुलफिल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मतलब कि 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। बिजनेसमैन तो यही चाहता है कि हाँ भैया मैं प्रॉफिट कमाऊं, वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट अच्छा कमाए, कि मेरा काम ही प्रॉफिट कमाना है। दूसरा वो चाहता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करते रहे, ग्रोथ का मतलब नए एम्प्लॉयज़ आए, मैं नई नई ब्रांचें खोलूँ, नए नए प्रोडक्ट्स निकालूँ। प्रोडक्ट्स देखो, नए प्रोडक्ट्स अगर मैं बोलूँगा ना, न्यू प्रोडक्ट्स को यही बोल सकते हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वर्ड है, वोकैबुलरी है। कभी कभी मैं डाइवर्सिफिकेशन भी बोल दूं, बच्चे ऊपर से निकल जाए, बोले सर ये क्या बोल दिया। जैसे आप देखते हो ना, अभी वन प्लस की कंपनी है, वन प्लस ने पहले फ़ोन बनाए, फिर टीवी बनाए, फिर अब टैबलेट बनाना शुरू कर दिए, ईयरफोन अलग आ रहे हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। ऑलराइट, तो ग्रोथ भी चाहते हैं। और तीसरा, सर्वाइव करें हम मार्केट में। सर्वाइवल कब होगा? जब हम कॉस्ट कम लगाएंगे और हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारे को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। इनपुट कम से कम लगाएं, आउटपुट ज़्यादा मिले, बिजनेस सर्वाइव भी करेगा। तो ये 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को करने फुलफिल होते हैं। कि रेवेन्यू कवर कर ले हम लोग कॉस्ट से, रेवेन्यू ज़्यादा हो ना, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट्स में पढ़ रहे होगे आप, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, कि सेल कितनी, सेल ज़्यादा होनी चाहिए हमारे खर्चों से, तभी तो होगा प्रॉफिट। मतलब कि प्रॉफिट होगा, वाइटल इंसेंटिव है। प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस को कुछ कर ही नहीं सकते। अगर प्रॉफिट होगा तो कल को हम ग्रोथ भी कर सकते हैं। हाँ या ना, बिजनेस की ग्रोथ भी ज़रूरी है, सेल इंक्रीज हुए, एम्प्लॉय इंक्रीज हुए। अब ये नहीं है कि बिजनेस की नई ब्रांच खोलना ही ग्रोथ है, ये भी है कि एम्प्लॉय मेरे ज़्यादा हो रहे हैं। पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन 50 एम्प्लॉय है, वो भी ग्रोथ है। मेरी ऑफिस का, पहले ऑफिस मेरा 2 मंजिल का था, मेरा ऑफिस 4 मंजिल का हो गया, वो भी ग्रोथ है। मेरी सेल्स पहले 4 लाख थी, अब मेरी सेल्स 50 लाख है, वो भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत मेजर्स में होती है। फिर हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब देखो, बिजनेस वर्क्स इन द सोसाइटी। बिजनेस तो सोसाइटी के बीच में ही रहेगा, बिजनेस उधर सारे लोगों को इफेक्ट करेगा, कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा, सोसाइटी में कम्युनिटी रहती है, एनजीओज रहते हैं, गवर्नमेंट रहते हैं, उन सबको इफेक्ट रहता है। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की जाती है कि बिजनेस जो है हमारा, वो सोसाइटी को कैसे खुश रख सकता है, ताकि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा, अच्छी क्वालिटी के अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट से दूर रहेगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं देगा, एडवर्टीजमेंट अच्छी देगा, रिलीजियस सेंटीमेंट नहीं हर्ट करेगा, पोल्यूशन कम से कम करेगा। ये सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स ही बिजनेस को अचीव करना जरूरी है। इसके लिए भी बिजनेस काम करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल इट। दिस रेफर्स टू द कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स using environmental friendly methods of production, employment opportunities to underprivileged class, basic amenities हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हम लोग हेल्प कर सकते हैं, बहुत चीज़ें बिजनेस से कर सकता है, वो सब भी हेल्प करता है। और लास्टली हमारी बात आती है पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब क्या है? देखो, पर्सोनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कौन है? इंप्लॉइज। इनके लिए भी अच्छा करेंगे ना, तभी तो काम होगा, क्योंकि यही जो है जो मेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यही जो है जो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, यही जो है जो सब कुछ A to Z देख रहे हैं। मेन वर्किंग पोजीशन तो यही है ना हमारे लिए। ये नहीं होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने सुना होगा कभी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कुछ हमारे, ठीक है ना, लैंड होता है उसमें, कैपिटल होता है उसमें, एंटरप्रेन्योर, एक होता है लेबर, जो मोस्ट एक्टिव फैक्टर है, इसके बगैर बिजनेस है ही नहीं है। तो इनके लिए भी तो अच्छा करेंगे। अब इनके लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं? अब देखो ना, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी ना रिकग्निशन हो, कुछ लोग चाहते हैं भाई मेरी सैलरी अच्छी हो, कुछ लोग चाहते हैं भैया मेरी स्किल्स बेटर हो। इन सबको थोड़ा प्रमोट तो करो, इनको पुश करो कि भैया आप लोग हमारे लिए आए हो यहाँ पर, आप लोग थोड़ा हमको बताओ कि कैसे हम कर सकते हैं। आइडियाज़ नए नए दे सकते हो, नए प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, ये बता सकते हो हमारी मशीन क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जो सब है, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको टाइमली बोनस देना, ये जो सब है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी बेनिफिट होता है। एक मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, दीज आर, ये क्या पढ़े हम लोगों ने? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से? एक पढ़ा हमने सर ऑर्गेनाइजेशनल, एक पढ़ा सर हमने पर्सोनल, एक पढ़ा सर हमने कौन सा वाला, एक पढ़ा हमने सोशल। इसको PSO बना लो, मंत्री रखते हैं ना अपने साथ, PSO बना लो, इजी हो जाएगा याद करने में, आपको फायदा। ओके, चलो भैया, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियोस।
तो ये जो वीडियो का लास्ट टॉपिक है इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि चैप्टर जो है काफ़ी लंबा जाता है। आई अंडरस्टैंड, देखो एक टाइम पे आप कितनी चीज़ें याद कर सकते हो वो भी मेरा ध्यान रहेगा। तो इस चीज़ को आप फोकस करो कि अभी तो मैं, चलो अभी आपको स्लोली एक एक वीडियो दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक टाइम आएगा आई विल बक अप माई स्पीड, क्योंकि अभी थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं जिसको जैसे सॉल्व करेंगे ना तो हफ्ते में आपको 2-2 वीडियोस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम टॉपिक से बाहर चले जाते हैं कभी कभी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। सर इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैनेजमेंट की वजह से ग्रुप गोल्स हमारे अचीव हो रहे हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। देखो सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे याद करना है, इसको पर्सनल गोल्स को हम लोग पर्सनल गोल्स को सबको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मिक्स करते हैं ताकि हमारे ये वाले गोल्स अचीव हो। और अब जब ये अचीव होंगे तो ये गोल्स भी ऑटोमेटिकली अचीव होंगे ही होंगे। तो ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर जो पर्सनल गोल्स हैं लोगों के, उसके साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव करते हैं। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी बताया मैंने, कॉस्ट कम करेगा, हमारी प्लानिंग बेटर करेगा, कंट्रोलिंग अच्छी करेगा, हमारी स्टाफिंग अच्छी होगी। देखो स्टाफिंग में कैसे एफिशिएंसी आ सकती है? अगर हमको सही बंदा मिल जाए सही जॉब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो अकाउंटेंट अच्छा है और उसको मैं जॉब देता हूँ मार्केटिंग का, तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा सिस्टम। अब देखिए ना, अगर कोई बंदा बोलता है कि सर वो बंदे ने समझ लो इंजीनियरिंग की हुई है, उसने बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ा आज तक, और वो आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना आ जाता है, तो क्या होगा? वो तो हो सकता है ना वो नहीं पढ़ा पाए, हो सकता है कुछ लोग पढ़ा भी रहे हो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कोई नहीं हो, कैसे पढ़ा सकता है आपको? तो वो भी एफिशिएंसी बचाएगा। तो रिक्रूटमेंट भी एफिशिएंसी हमारे के लेके आ रहा है, ये भी याद रखना। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मतलब कि जो अभी बताया मैंने, हमारा और एनवायरनमेंट तो चेंज करता रहता है। हम ये भी कर सकते हैं कि नया कोई बंदा है, उसको प्रॉब्लम आती है, उसको सिखा सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको ग्रुप हमारा समझा सकता है, उसको फैमिलियर करवा सकते हैं हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये सब भी मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट हमको अचीव करने में हेल्प कर रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आते हैं। कोई लोग सैलरी के लिए आते हैं, कोई लोग रिकग्निशन के लिए आते हैं, कुछ लोग स्टेटस के लिए आते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए आते हैं। वो सब भी अचीव करने में हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को। ऑलराइट, और लास्टली मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे? देखो मैनेजमेंट जब भी कोई काम करती है, देखो उसने समझ रिक्रूटिंग की, उसने अंडर प्रिविलेज क्लास लोगों को लगवाया, सब लोग कहीं ऑर्गेनाइजेशन खुली है गांव वगैरह में, वहाँ के लोगों को काम करवा रही है। अब ऑब्वियसली वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे, वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ के लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, उनको सैलरी मिलेंगे, वो सामान खरीदेंगे, तो ये भी बेटरमेंट आ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। ऑलराइट, उसके साथ साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है। सोसाइटी को अच्छी चीज़ें देगा तब भी तो फायदा है। तो दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। सो अब चैप्टर यहाँ तक हो गया है। सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी, सेकंड चैप्टर भी, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो भी जल्दी मिलेगा आपको। टिल देन बस इतना सा ध्यान रखो, अपनी बुक खोलो। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे यार, नोट्स बना लेना। हेडिंग्स को एक बार समझिए, हेडिंग्स ही हैं सब कुछ। हेडिंग्स हो गई याद, पेपर कभी मुश्किल नहीं होगा। और अगर ये हेडिंग्स तभी याद होंगी जब आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट अगर पता होगा ना तो तभी आपकी चीज़ें इजीली सॉल्व होगी, जो सिर में, जो ऊपर से निकल रही चीज़ें सिर में बैठेंगी। तो टिल देन अपना ध्यान रखो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करो, क्योंकि एक बैच जो नया लाया हूँ मैं, जिस बैच का नाम है कॉमर्स के चीते, इस बैच के ऊपर मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि फ्री एजुकेशन का फ़ायदा सबको दो। मेरा इतनी सी बात रहेगी कि हाँ भैया, अगर इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ रही है तो उसमें मेरा भी योगदान, बेशक एक इतना सा दिखने वाला भी नहीं हो, इंटेंजिबल जितना हो, लेकिन हो। सो अपना ध्यान रखो, गुड बाय।